कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है अपने ही YouTube चैनल एनसीईआरटी शॉर्ट्स में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें हम अंग्रेजों ने भारत को कैसे जीता, इस कहानी में संयोग और इरादे की बात करेंगे अंग्रेजों के। ठीक है, और ये है 5वां चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री किसका? स्पेक्ट्रम का। ठीक, आज हम लोगों ने करंट अफेयर्स डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि आज के दिन आता नहीं है करंट अफेयर्स वीजन का। ठीक है, आज के दिन नहीं आता, संडे को नहीं आता। ठीक, तो कल इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी भी बचा हुआ है, उसको हम लोग जल्दी खत्म करेंगे। एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स तो हमारा होना ही चाहिए मजबूत। और 71 बीपीएससी जो लोग देने वाले हैं, हो सकता है कि फॉर्म जो है वो मई जून में आ जाए और एग्जाम जो है वो सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आप लोगों का स्वागत है इस चैनल के अंदर। ठीक है, तो हम लोग पहले देखिए, एक सवाल है हमारा कि क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज जो सिर्फ व्यापार करने आए थे अचानक पूरे हिंदुस्तान के मालिक कैसे बन बैठे? ठीक है, तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया, सिर्फ इत्तेफाक था, इत्तेफाक से ऐसा हो गया। ठीक है, कि अंग्रेज जो है यहाँ आए और व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिचुएशन देखा तो फिर यहाँ पे तो उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया, पूरी मंशा लेके आए थे और सोच के ही आए थे कि नहीं, अब जाएंगे भारत को विजय करेंगे और वहाँ पे जो है अपना आधिपत्य जमा लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी बात को समझते हैं हम लोग। ठीक, कि क्या हुआ। तो इस बात को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा उस जमाने में। उस जमाने में हम लोग चलते हैं जब ब्रिटिश इंडिया था। ठीक है, और छोटे छोटे राज्य में जो है हमारा इंडिया बटा हुआ था। ठीक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक हालत जो थी वो बहुत ही बेकार थी उस समय। ठीक है, और इंग्लैंड की ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन बैठा हमारा भारत इन्हीं सब कारणों से। देखिए, 18वीं शताब्दी में जो है भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यहाँ पे आप सारे राज्य देख सकते हैं मैप के ऊपर, अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, ये 1764 का मैप है। ठीक, जब ब्रिटिश जो है यहाँ पे बंगाल के ऊपर उन्होंने अपना जो है आधिपत्य जमा लिया था। ठीक, उसी समय का ये। तो बंगाल में जो है वो नवाब तो सिर्फ नाम के थे। ठीक है, लेकिन जो असली शासक थे वो अंग्रेज हो चुके थे। तो उस समय का जो है ये पूरा सिचुएशन आप देख रहे हैं इंडिया का है। ठीक है, तो अच्छे से इसको देख लीजिए मैप को, ताकि आपको समझ में आए। इस समय मुगल साम्राज्य जो है वो पूरी तरह देखिए कमजोर हो चुका था। ठीक, और मराठा, सिख, ये सब भी जो है शक्तियां अपने इलाकों में जोर आजमा रही थी। इस वजह से देश में एक तरह की अनिश्चितता और अफरा तफरी पूरा फैला हुआ था। अब बात करते हैं उन इतिहासकारों की जो ये मानते हैं कि ब्रिटिश विजय सिर्फ एक संयोग था। इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो जॉन शिले का आता है। ठीक है, जॉन शिले ये महाशय हैं। इन्होंने देख ही सकते हैं आप, ये एक अंग्रेजी है। ठीक, और जैसा कि पोशाक पहन रखा है तो मुझे यही लग रहा है, और नाम से तो लग ही रहा है। ठीक है, तो जॉन शिले जैसे लोग जो है वो कहते हैं कि भैया, अंग्रेज तो सिर्फ व्यापार करने आए थे, उनकी कोई मनसा उनसा नहीं थी यहाँ पे राज करने की। सिले और उनके समर्थक का ये तर्क है कि भारत के लोगों ने खुद ही ऐसे राजनीतिक हालात पैदा कर दिए कि भैया अब उनको जो है अंग्रेज मजबूर हो गए, फंस गए। उनको लगा कि अब कोई रास्ता ही नहीं है कि यहाँ पे हमको राज ही करना और मालिक ही बनना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन हो गया। ठीक है, तो ये इनका कहना था। ठीक, तो बेसिकली हुआ क्या कि अब अपना व्यापार जो है सुरक्षित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, ये इनका कहना है। फिर लेकिन दूसरी तरफ और भी इतिहासकार हैं भाई, भारतीय इतिहासकार या इधर उधर के और भी इतिहासकार, तो उनका एक बड़ा ग्रुप है। वो लोग कहते हैं कि नहीं भैया, हम आपकी बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करेंगे। ऐसा मानना कि अंग्रेज जो है वो भारत में एक बड़ा और ताकतवर साम्राज्य बनाने के इरादे से ही आए थे, ये उनका मानना है। ठीक है, अब इन इतिहासकारों के मुताबिक जो है अंग्रेजों ने इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई, प्लान बनाया, साल दर साल धीरे धीरे इस पर काम किया। ठीक है, और फिर भारत की कमजोरियों का फायदा उठाते रहे और टाइम टू टाइम जो है अपना फायदा इस बात से लेते रहे और मौके का इस्तेमाल करते रहे। ठीक, और इतिहासकारों का काम है कहना। ठीक है, उसी में देखिए ये कुछ ऑफिशियल्स हैं उस समय के ब्रिटिश के। ठीक है, क्लाइव जो कि प्लासी की युद्ध में बड़ा रोल प्ले करते हैं, हेस्टिंग्स जो बाद में 1773 या 72 में जो है ये बनते हैं पहले यहाँ के गवर्नर। ठीक है, गवर्नर जनरल या ऐसे कुछ बनते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, शायद 1773 ही है। ठीक,
बाकी ये इतिहासकार हैं जूडिथ ब्राउन, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आगे कहा कि भैया अंग्रेजों के अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के फैसले के पीछे की वजह थी कि जल्दी फायदा कमाया जा सके इंडिया के अंदर। ब्रिटिश अफसरों की दौलत की चाह, लालच और यूरोप में हो रहे राजनीतिक घटनाओं का असर भी था। ये कुछ ऐसा कारक था जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में अपना राजनीतिक एरिया बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया, इनका ये कहना था। देखिए शुरुआत में ऐसा था कि अंग्रेजों ने कुछ इलाके बिना सोचे समझे हासिल किए थे, लेकिन बाद में जो ब्रिटिश पॉलिटिशियन जैसे कि ये भाई साहब सब आते हैं, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर भारत भेजे गए, उनकी पूरी साफ मंशा थी, इन लोगों की साफ मंशा थी कि भैया यहाँ पे कब्जा करना है और साम्राज्य को जमाना है। ठीक, चलिए यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स उस समय के देख लेते हैं। देखिए सिर्फ ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड ही अपना क्षेत्र बढ़ा रहा था, बल्कि जितने भी यूरोपियन पावर थे ना, जैसे फ्रेंच, पुर्तगाल, ये सब जो थे वो भी अपना क्षेत्र पूरी दुनिया में बढ़ा रहे थे, दूसरे देशों को अपने अंडर ला रहे थे, कॉलोनीज अपनी बढ़ा रहे थे। ठीक है, ये देख सकते हैं उस समय का मैप है, ये 1750 का मैप है। ठीक है, इसको भी गौर से देख लीजिए, आपको समझ में थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है, या फिर इसको जूम करके देख सकते हैं तो वो भी देख सकते हैं। खैर, तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि 18वीं सदी में यूरोप के बड़े देशों ने अपने व्यापार और राजनीति के फायदों को पक्का करने के लिए दुनिया भर में अपने इलाके बढ़ाने शुरू कर दिए थे, जैसा कि इस मैप में हम लोग देख रहे हैं। भारत पर अंग्रेजों का कब्जा भी इसी ग्लोबल ट्रेंड का एक हिस्सा था। ठीक है, ऐसा किताब कहती है, ठीक, और या फिर जूडिथ ब्राउन कहती हैं। अब एक जरूरी सवाल ये भी आता है कि अब अंग्रेजों का काल शुरू कब हुआ। तो देखिए अंग्रेजों का काल जो है वो उस काल को लेकर जो है इतिहासकारों में एक राय नहीं है, अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि नहीं भैया 1740 में ही स्टार्ट हो गया था, जब फ्रेंच से उनका संघर्ष चल रहा था। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हम लोगों ने बात किया था। ठीक, तो 1740 में ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया उस समय नहीं हुआ, 1757 वाला जो प्लासी का युद्ध वो भूल गए का, उस समय हुआ। ठीक, तो बोला भाई वो भी नहीं हुआ, वो पूरी तरह से कभी कब्जा हो ही नहीं हुआ। बंगाल पे कब्जा, भारत पे कब्जा थोड़ी कहलाएगा। उस समय ऐसा भी नहीं था कि और पावर नहीं थे, और पावर्स भी थे इंडिया के अंदर, तो नहीं तो फिर कब हुआ। तो मराठा जैसी बड़ी पावर थी, तो कैसे ब्रिटिश को मान लिया जाए कि उनका काल शुरू हो गया था। तो फिर 1761 बोल रहे हैं कि भाई 1761 में हुआ, जब मराठा हार गए किससे, अहमद शाह अब्दाली से। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया, अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाइए और देख लीजिए एक बार, ठीक है, उस वीडियो को। लेकिन क्या है, लेकिन सच ये है कि राजनीतिक बदलाव तो हुए थे, जो उस वक्त शुरू हुआ उसे पूरा होने में, देखिए अंग्रेजों के लिए राजनीतिक बदलाव हुआ और उसको पूरा होने में लगभग 80 साल लगे। इसलिए कोई भी तारीख बताना बहुत ही मुश्किल है कि कब हुआ, 1740 की, 57 की, 61, ऐसा कुछ हम नहीं बता सकते। ठीक है, ये भारत के इतिहास का ऐसा दौर था जब बहुत कुछ बदल रहा था। आज हमें लगता है कि मुगल साम्राज्य का खात्मा और ब्रिटिश का उत्थान जो है वो तो होना ही था, तय था, लेकिन ऐसा नहीं है। उस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं था। हालांकि जिन हालातों में अंग्रेजों को कामयाबी मिली वो भी इतने साफ नहीं थे, उन्हें भी बहुत सी मुश्किलों का सामना जो है करना पड़ा। तो फिर क्या वजह थी कि अंग्रेज इतने कम वक्त में इतनी बड़ी जो सफलता है, कामयाबी है, उसको हासिल कर पाए। आइए देखते हैं ब्रिटिश सफलता के कुछ मुख्य कारण। अब देखिए, अब है एक भाई साहब BL ग्रोवर। ठीक है, BL ग्रोवर ये भी इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि लगभग एक सदी तक जब भारत के अलग अलग हिस्सों में ब्रिटिश जीत हो रही थी, उन्होंने बहुत से डिप्लोमेटिक और सैन्य मुश्किल का सामना किया, लेकिन आखिर में वो जीते। इस सफलता के कुछ मेन रीजंस ये थे। क्या रीजन था कि एक तो इनके पास सुपीरियर वेपन था, गन्स थे, कैनन्स था, यानी बेहतर हथियार था। अंग्रेजों के पास क्या था, बेहतर हथियार था। अब हथियार देख सकते हैं। ठीक है, ये उनका तोप 1500 से लेके 1800 तक इन्होंने बहुत सारी जो है आर्टिलरी, उनका इवोल्यूशन हुआ, मतलब बदलाव हुआ। बंदूक,
ये सब चीजें देख सकते हैं। सैन्य शक्ति ये बहुत ज्यादा थी इनके पास, अब बहुत अच्छी थी, ठीक है। इनके पास जो टैक्टिक्स था, स्ट्रैटेजी था, वो भी बहुत अच्छा था। 18वीं शताब्दी में भारतीय फौजों के हथियार बहुत धीरे और भारी होते थे। अंग्रेजों की बंदूकें और तोपें उनसे बहुत तेज और दूर तक मार करने वाली थी। यूरोपियन इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना, ठीक, भारतीय घुड़सवार सेना से 3 गुना ज्यादा तेजी से हमला कर सकती थी, ठीक। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि इंडियन रूलर्स जो थे वो यूरोपियन वेपन्स और ट्रेनिंग को अडॉप्ट तो कर रहे थे, लेकिन कभी भी बराबरी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जैसे निजाम थे, जैसे हैदर अली, जैसे टीपू सुल्तान, ये लोग क्या करते थे कि हथियार तो खरीद रहे थे, अपने सेना को भी ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से ये कभी भी मतलब उस लेवल का नहीं कर पाए, कभी बराबरी नहीं कर पाए जितने ट्रेंड जो है ब्रिटिश सेना थी। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था डिसिप्लिन। ब्रिटिश सोल्जर का जो डिसिप्लिन था वो अलग ही लेवल का था, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक आप कहें तो। अंग्रेजों के सैन्य अनुशासन को उनकी कामयाबी का एक बड़ा रीजन माना जा सकता है। रेगुलर सैलरी मिलती थी उनको, सख्त डिसिप्लिन था, ठीक है। कंपनी ने पूरा एकदम जो है सैनिकों के ऊपर एकदम कब्जा करके रखा था, पूरा एकदम कैप्चर करके रखा था, उनकी लॉयलिटी को भी एकदम पक्का किया हुआ था इन सब चीजों से। ज्यादातर भारतीय शासकों के पास अपनी सेना होती नहीं थी जिसको रेगुलर से सैलरी वो दे सके, कभी कभी तो भाड़े पे ही होते थे, ठीक है। जैसे कि मराठा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अपने मिलिट्री कैंपेन्स को ही रोक देती थी, ठीक। अगर कहीं मिलिट्री कैंपेन हो रहा है तो रेवेन्यू भी कलेक्ट करना है, तो वो क्या करती है, फिर सैनिकों को उधर मोड़ देती थी, भाई छोड़ो मिलिट्री कैंपेन बाद में कर लेंगे, पहले हमारे पास उतना खर्चा तो होना चाहिए कि मतलब खर्चा तो कर पाए हम, तुमको कहाँ से देंगे भाई, काम तो करवाने में पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो भारतीय शासक क्या करते थे, प्राइवेट लोगों को, किराए के मतलब सैनिकों को अपने मतलब लेते थे काम में और उस पर डिपेंड हो जाते थे। तो डिसिप्लिन तो रहेगी नहीं, जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो मौका मिलते थे ऐसे ही लोग क्या करते थे, बगावत कर देते थे या तो दुश्मन के कैंप में चले जाते थे। जो छोटे छोटे राज थे तो कभी निजाम वाले मराठा के पास, मराठा वाले निजाम के पास, कभी निजाम वाले हैदर अली के पास, इस तरह की चीजें हो रही थी, ठीक है। और उसके बाद के कारण क्या थे? उसके बाद जो है, एक तो देखिए सैनिक का डिसिप्लिन था ही, और जो बड़े अफसर होते थे जो जिनको असैनिक कहा जाएगा, उनका भी अनुशासन बहुत बढ़िया था, डिसिप्लिन था। कंपनी के अफसरों और सैनिकों का जो सिविल डिसिप्लिन था वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। उन्हें उनकी काबिलियत और स्किल के बेसिस पे ही काम पर रखा जाता था, ठीक है, काम दिया जाता था, न कि उनके खानदानी और जाति के आधार पर, ठीक है। वो खुद भी सख्त डिसिप्लिन में रहते थे। जैसे आप क्लाइव की बात करें, हेस्टिंग्स की बात करें, या उसके बाद आए डलहौजी की बात करें, वेलेस्ली की बात करें, इन लोगों की बात करें, ठीक ना, तो ये लोग खुद ही डिसिप्लिन में रहते थे इतना, ठीक। आप एकदम अपने गोल्स को लेके जो काम इनको दिया जाता था उसको लेके एकदम सीरियस होते थे। इसके अपोजिट क्या होता था कि भारतीय प्रशासक और जो सैन्य अफसर होते थे वो अक्सर जाति या फिर पर्सनल रिलेशन के बेसिस पे अपॉइंट किए जाते थे, जिसमें काबिलियत तो बिल्कुल नहीं होती थी, मेरिट तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। इस वजह से उनकी इफिशियंसी पे बहुत शक के दायरे में रहती थी, भाई कोई काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पता नहीं क्या होगा। अक्सर जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये लोग काम करते थे, और उसमें भी फिर जो है गद्दारी कर देते थे, ठीक है, कि हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे तो हम नवाब बनेंगे, इस तरह की चीजें होती थी। वहीं ब्रिटिश वाले में देखिए आप तो मेधावी नेतृत्व था, यानी ब्रिलियंट लीडरशिप था। अंग्रेजों को एक बड़ा फायदा मिला, ठीक ना, उनके मतलब जो लीडरशिप थी उससे बहुत फायदा मिला। जैसे कि मैंने पहले बोला, क्लाइव थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है, एल्फिंटोन, मुनरो, वेलेस्ली, ठीक, डलहौजी, ये सब जो है मतलब एक्सेप्शनल क्वालिटी दिखाया इन्होंने अपने लीडरशिप के अंदर। सर आयरकूट, लॉर्ड लेक, आर्थर वेलेस्ली, ये सब सेकेंड रैंक के लीडर्स थे, इनका भी जो है बड़ा बढ़िया सपोर्ट मिला, ठीक है, फर्स्ट रैंक वालों को। और मतलब अपने देश के लिए इन्होंने काम किया, ऐसा नहीं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम किया। जहां भारतीय शासक जो होते थे उनके जो अपॉइंट किए जाते थे वो लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं और बाद में गद्दारी भी कर ले रहे हैं, ठीक। अब ऐसा नहीं था कि हमारे पास लीडर नहीं थे, हमारे पास लीडर थे, फर्स्ट रैंक के लीडर, जैसे हैदर अली, टीपू सुल्तान,
ठीक है, चीन कुलीस खां, ये सब कैपेबल लीडर्स थे। उनके पास अक्सर जो है ट्रेन स्टाफ की कमी रहती थी। और सबसे बुरी बात थी कि आपस में ही भारतीय लीडर जितने भी थे वो लड़ते रहते थे कि भाई इस पे कब्जा करो, उस पे कब्जा करो, जैसे कि अंग्रेजों से ही लड़ रहे हैं। ठीक, उनका मोटिवेशन पर्सनल होता था या तो खानदानी उत्थान होता था, ना कि भारत की यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए लड़ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं करते। वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मतलब लोग थे वो मतलब प्राइड फील करते थे अपने इसको लेके, ठीक ना, देश को लेके, काम को लेके। दूसरा और भी कारण ये थे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी। जहां भारतीय शासकों के पास उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के पास बहुत स्ट्रांग स्टेबिलिटी थी, क्योंकि कंपनी ने अपने ट्रेड और कॉमर्स को हमेशा प्रायोरिटी दिया था। कंपनी की इनकम इतनी ज़्यादा थी कि वो सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को ही नहीं, मतलब जो भी खर्चा होता था ना, यहाँ युद्ध होता था, उसका भी खर्चा भारत से ही उठा लेते थे। और शेयर होल्डर्स को जो इंग्लैंड में पैसा भेज रहे हैं वो तो भेज ही रहे हैं, ठीक ना। तो भारत में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई उसका खर्चा भारत से ही मतलब उन्होंने निकाल लिया। और बाकी जो है ब्रिटिश शिप्स और ग्लोबल ट्रेड जो है उनका बहुत अच्छा चला। इंग्लैंड भी बाकी दुनिया के साथ व्यापार कर रहा था, बहुत फायदा कमा रहा था, तो देश को उनके पैसों की जरूरत नहीं थी। पैसा, सामान और लोग जब चाहिए होते थे अंग्रेजों को मिल जाते थे अपने देश से, जिसका क्रेडिट जो है उसके पूरे समुद्री पावर को जाता है। ठीक, बाकी राष्ट्रवादी अभिमान था, नेशनल प्राइड था, सबसे बढ़कर जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग ब्रिटिश लोग जो है वो मटेरियल प्रोग्रेस में बिलीव करते थे। नेशनल प्राइड पर गर्व था, जबकि कमजोर बटे हुए सेल्फिश भारतीय लोग जो थे वो लोग रिलीजियस बैकवर्डनेस में एकदम डूबे हुए थे। उनमें एक यूनाइटेड पॉलिटिकल नेशनलिज्म की फीलिंग तो बिल्कुल थी ही नहीं। भारतीयों में इस दुनिया को देखने का और जो मेटेरियलिस्टिक नजरिया था वो एकदम अलग ही था। उसका अभाव मतलब इतना ज्यादा था कि मत पूछिए। अंग्रेजी कंपनी की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। ठीक, तो ये जो है ये सारी चीजें थी इस डिस्कशन के अंदर। ठीक है, बाकी आप डॉलहौजी ये थे, ठीक है, इनको देखिए, ये इनका डिसिप्लिन था। बाकी ये एलेजली है, ठीक। इसके अलावा हैदर अली, टीपू सुल्तान, ठीक है, जिसको हम लोगों ने डिस्कशन में बात किया। और उसके अलावा एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, जब मुगल डिक्लाइन हुए, बहादुर शाह जफर को जब ले जाया गया, ठीक है, उसका एक चित्र है। ठीक, बाकी ये बाद में हम पढ़ेंगे कि कैसे उनसे खाली करवाया गया उनका लाल किला, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा रंगून भेज दिया गया था, ठीक, 1857 के बाद। खैर, तो ये था आज का डिस्कशन। आगे हम लोग इस डिस्कशन को जारी रखेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बंगाल विजय के ऊपर, यानी प्लासी का युद्ध, और उसके बाद का जो सिचुएशन होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे नवाब और जो है अंग्रेजों के बीच टकरार होता है, और फिर कैसे फिर अंग्रेज जो है उसमें विजय होते हैं, और कौन लोग गद्दारी करते हैं नवाब के साथ। ठीक है, तो चलिए, अगर डिस्कशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस बात के लिए आपका धन्यवाद।